हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट अड्डा में। मेरे इस चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारे नए टॉपिक पर। तो आज हम बात करेंगे मध्यकाल की चित्रकला। मध्यकाल जो समय रहा है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकला व नई नई चित्रकला के जो चित्रकार हैं उनका निर्माण हुआ और उनमें नए नए विषयों पर चित्रण किया गया है। तो हम जिनके बारे में आज चर्चा करेंगे, तो हम आज मध्यकाल की चित्रकला में बात करेंगे बादामी गुफा, सित्तनवासल गुफा, एलोरा, पाल शैली, जैन शैली और अभ्रंश शैली। इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जो बादामी गुफा है, पहले हम देखते हैं कि इनको हम दो भागों में देखते हैं जिनके कलात्मक विकास के आधार पर इन्हें विभाजित किया गया है। पहला आता है पूर्व मध्यकाल, जिसमें विष्णु धर्मोत्तर पुराण, चित्रसूत्र, चित्रलक्षण आदि हमें मिलते हैं। दूसरा आता है उत्तर मध्यकाल, जिसमें सुरसुंदरी, अभिलाषिथर, चिंतामणि, वृंत कथा मंजरी, पुरुष छत्र आदि हमें उपलब्ध होते हैं और इनसे ही हमें चित्रों के विषय में जानकारी मिलती है। तो जो हम पहली गुफा के बारे में बात करेंगे, पहली गुफा है बादामी गुफा। बादामी गुफा कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में स्थित है। यहाँ 4 गुफाएं हैं, इनमें से 3 ब्राह्मण धर्म से संबंधित है और चौथी जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। बादामी गुफा के जो चित्र हैं वे मंगलेश या पुलकेशिन नृत्य के शासनकाल में चित्रित हुए थे। यहाँ एक गुफा में चालुक्य राज्य मंगलेश्वर का 578 का एक शिलालेख है। इस शिलालेख के आधार पर इस गुफा का समय 578 ईस्वी निश्चित किया गया व बताया गया है, लेकिन चित्रों की रचना जो है उसकी जो कुछ समय बाद की प्रतीत होती है। इसका समय 7वीं सदी के प्रथम दशक का माना जा सकता है। बादामी की खोज का श्रेय जो जाता है वह श्रेय स्टेला कैम्ब्रिज को जाता है। सबसे पहले स्टेला कैम्ब्रिज ने ही इन चित्रों का अध्ययन किया और उन्होंने इनको शिव विवाह से संबंधित बताया था। तो 1838 में उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, जो कि बादामी का एक रंगीन चित्र उसमें प्रकाशित किया था। बादामी गुफा के जो भित्ति चित्र थे उसमें जो प्रतिकृतियां हैं वो ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर भारत के प्रसिद्ध चित्रकार स्वय J.S. अहिवासी तथा उनके सहायकों ने श्री काल खंडलवाल ने के हब्बर की देखरेख में तैयार की थी। तो कुछ इस तरह से उनका संग्रह किया गया था। बादामी गुफा के जो मुख्य मंडप है उनकी पैनलों पर हमें 4 दृश्य, मुख्य रूप से 4 दृश्य की हम चर्चा करेंगे, दिखाई देते हैं। प्रथम दृश्य है, इसमें शिव विवाह पर आधारित चित्र है। इस चित्र में देवताओं की सभा का अंकन है। दूसरे दृश्य में राजमहल के कक्ष का दृश्य है। इस दृश्य में राजशाही युगल का अंकन है। तीसरे में विद्याधर और विद्याधरी की दूसरे गले में हाथ डाले हुए चित्रित है। विद्याधर का रंग जो है वो गहरा है, परंतु विद्याधर का वर्ण गोरा है। अब हम बात करते हैं चौथे दृश्य की, जो फोर्थ या चतुर्थ दृश्य है। इस दृश्य में विद्याधर जो है वीणा बजा रही हैं। इस दृश्य में पुरुष आकृतिक जो है गहरे नीली युक्त है और हरे वर्ण की तथा स्त्री आकृतिक उसमें दिखाई गई है। तो कुछ इस प्रकार का हम वर्णन देखते हैं बादामी गुफा का। उसके बाद हम चर्चा करेंगे सित्तनवासल गुफा की। सित्तनवासल गुफा मंदिर है जो तमिलनाडु के तंजौर जिले के अंतर्गत पदुकोटा नामक स्थान में उत्तर पश्चिम में 16 किलोमीटर पर स्थित है। सित्तनवासल शब्द का अर्थ है जैन संतों के सिद्धों का निवास। क्या है? जैन संतों के सिद्धों का निवास है। यह मंदिर चट्टान को काटकर बनाया गया है। सित्तनवासल गुफा जो है वो जैन मंदिर है। यहाँ के भित्ति चित्रों की खोज का श्रेय फ्रांसीसी शोधकर्ता
श्री दुर्बिल को जाता है और प्रसिद्ध कलाविद शिवराम मूर्ति ने इनको पांड्य चित्रकला का केंद्र माना है। ये जो स्थान है ये पल्लव राज्य के मध्य शासक राजा महेंद्र वर्मन ने बनवाया था। इस गुफा के जो चित्र हैं केवल छत पर तथा स्तंभों के ऊपरी भाग में रह गए हैं। सितनवासल गुफा के चित्रों की जो शैली है वो अजंता के समान है, अजंता के जैसे हमें दिखती है। यहाँ पर जो बरामदे की छत पर एक कमल वन का आलेखन है जिसमें एक सरोवर का दृश्य है। इस सरोवर में कमल पुष्प, मछली, हाथी, हंस, भैंस, 3 दिव्य आकृति दिखाई गई हैं। एक स्थान पर एक कुलीन पुरुष का चित्र है जिसके बाएं कंधे के पीछे एक महिला की आकृति बनाई गई है। ये राजा महेंद्र और उनकी रानी के चित्र हैं। एक चित्र पर अर्धनारीश्वर का एक उत्कृष्ट चित्र अंकित है। यहाँ पर नृत्यों को अनेक सुंदर चित्र अंकित है। सितनवासल के चित्रों का जो विषय है वो जैन व जैनंतर है। चित्रों में पीला, हरा व भूरे रंगों को संगीत कर प्रयोग किया गया है और ये बहुत ही आकर्षित इसमें चित्र हम देखते हैं। वहीं हम बात करेंगे, जैसे कि हमने बात की बादामी व सितनवासल की, अब हम बात करेंगे एलोरा की। इसमें इस वीडियो में आपको सिर्फ ब्रीफ मिलेगा कि मध्यकाल में कौन कौन सी चित्रकला उभर कर आई। अब हम बात करेंगे एलोरा की। एलोरा जो है महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र राज्य औरंगाबाद से 29 किलोमीटर और अजंता से 135 किलोमीटर दूर स्थित है। एलोरा का प्राचीन नाम एलापुर है जो आरंभिक राष्ट्रकूट राजाओं की राजधानी था। एलोरा बौद्ध, ब्राह्मण तथा जैन तीनों धर्मों की पावन त्रिवेणी है। यहाँ तीनों धर्मों की कुल 34 गुफाएं हैं जिनमें गुफा संख्या 1 से 2 तक बौद्ध गुफाएं हैं और 350 से 700 ईस्वी से तक उत्खनित हुई थी। दूसरे समूह में जो गुफाएं मिलती हैं 13 से 29 तक, वे 17 गुफाएं हैं जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित है और जो 8वीं शताब्दी से स्टार्ट हुई थी और 10वीं शताब्दी के मध्य तक बनी रही। वह तीसरा समूह है जिसकी संख्या 30 से 34 तक 5 गुफाएं हैं जो जैन धर्म से संबंधित मानी गई है। इनका निर्माण 9वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के मध्य में हुआ। इस प्रकार 900 वर्ष तक एलोरा में कला का अविरल धारा प्रवाहित होती रही। गुफा संख्या 16 एलोरा का सर्वाधिक प्रमुख भगवान शिव का कैलाश मंदिर है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण ने करवाया था और 300 फीट लंबे 50 फीट चौड़े एक विशाल पर्वत को काटकर इसका निर्माण किया गया था। इस गुफा में हम 30 लाख लोगों ने कार्य किया था और जो मंदिर के मध्य में जो शिवलिंग स्थापित है वो कैलाशनाथ मंदिर की योजना और उनकी शैली में पट्टदक काल स्थित विरूपाक्ष शैली का अनुकरण माना जाता है। इस गुफाओं की जो छत है, इस गुफा में जो छत व दीवार है उन पर जो चित्रकला की गई है उनके अवशेष सुरक्षित हैं। मंदिर के अंदर पौराणिक कथाओं के सुंदर चित्र हैं तथा पवित्र पार्वती, नदी, महालक्ष्मी, इंद्र आदि की प्रतिमाएं हमें देखने को मिलती हैं। कैलाश मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है। इसमें बहुत ही अच्छे चित्र व आकर्षित चित्र इसमें दिखाई देते हैं। कैलाश मंदिर में एक और 14वीं गुफा जो 14 नंबर गुफा है उसमें रावण की खाई है तथा 21वीं गुफा में रामेश्वर की मूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण हमें दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त लंकेश्वर, इंद्रसभा, गणेश्वर गुफा में चित्र अभी भी सुरक्षित है। यहाँ पर चित्रों की 2 या 3 तहें हैं और यहाँ पर चित्रों में गरुड़ पर जो है आसीन वैष्णवी है, सिंह पर बैठी देवी है, अप्सराएं है, विद्याधर है, देवता है और गंधर्वों के चित्र मौजूद हैं। एलोरा के जो उत्तरी छोर पर हम जो 5 जैन गुफाएं देखते हैं उनमें जो सबसे प्रसिद्ध है वो 32वीं गुफा है जो इंद्र सभा के नाम से पुकारी जाती है और 33वीं गुफा जगन्नाथ सभा है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हम इन सब का विवरण देखते हैं। अब हम बात करेंगे पाल शैली की।
पाल शैली जो है राजाओं के जो पाल राजाओं के समय में जिस चित्रकला का उद्भव हुआ वह पाल चित्र शैली कहलाई। पाल राजा बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। प्रसिद्ध कला समीक्षक हेलन रूबिसो ने इस शैली का बंगाल शैली कहा और 16वीं सदी के इतिहासकार लामा तारानाथ ने इसे पूर्वी शैली कहा। लामा तारानाथ के अनुसार जो पूर्वी शैली है, जो पाल शैली है, उसका कार्य वारिंद्र में धर्मपाल व देवपाल के शासन में 2 चित्रों ने किया। धीमन व उसके पुत्र वितपाल ने। तारानाथ ने इन्हें पाल चित्रकला का संस्थापक माना है। जय, पराजय व विजय नाम के 3 कलाकार और थे। इन्होंने चित्रकला में नाग शैली को अपनाया। पाल शैली के चित्र इसमें अधिकांश हैं और जो पोथियाँ इसमें प्राप्त हैं। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने लिखा है, तारानाथ ने ये कुछ इस प्रकार से शैलियों का विभाजन किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि जो बौद्ध चित्रकला थी वो 3 प्रमुख शैलियों से प्रचलित थी। देव शैली, यक्ष शैली, नाग शैली। और इसमें जो देव शैली थी वो मगध में प्रचलित थी। यक्ष शैली का जो प्रचलन था वो सम्राट के अशोक के समय में था। और जो तीसरा था नाग शैली, वो प्रसिद्ध आचार्य नागार्जुन के समय माना गया था। इस प्रकार हम बौद्ध चित्रकला के 3 प्रमुख केंद्र भी देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं मध्य देशी, पश्चिमी और पूर्वी, 3 प्रमुख केंद्र इसमें देखते हैं। बंगाल तथा बिहार में लिखी गई 10वीं शताब्दी परवर्ती काल की महायान बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक पोथियाँ के चित्र यहाँ पर प्राप्त हैं। इस प्रकार की जो सचित पोथियाँ हमें मिलती हैं वो अस्त्र संहिता, प्रायिगी परिणीता ग्रंथ, साधनमाला, पंच आदि पोथियाँ हम देखते हैं। मैंने इसमें बहुत सारी लिखी हैं, आप पढ़ सकते हैं, नाम याद कर सकते हैं। कुछ भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, कोई भी लिमिट नहीं है पूछने की, तो आपको हर एक नज़रिया पता होना चाहिए, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इन तालपत्रों की जो इसमें जो पोथियाँ हैं, इन ग्रंथों को काटकर पटलियों के मध्य रखकर सुरक्षित रखा जाता था। यह पोथियाँ उत्तम प्रकार के तालपत्रों को छाया में सुखाकर बनाए गए थे। इन तालपत्रों की जो लंबाई होती थी वो 22.5 इंच और 2.5 इंच है। इस स्थान उनकी चौड़ाई 2.5 इंच है। जिस स्थान को छोड़कर शेष भाग काली स्याही से सुंदर अक्षरों को लिखा जाता था। कुछ पाल शैलियों को कुछ इस प्रकार से किया जाता था। चित्रों में लाल रंग के लिए सिंदूर, हिंगूल, महावर, नीले रंग के लिए लाजवर्दी, नीला, पीले के लिए हरताल और सफ़ेद के लिए खड़िया या कासगर और काले के लिए काजल का प्रयोग किया जाता था। चित्रों की जो रेखाएं होती थी वो काले रंग से बनाई जाती थी और रेखाओं में कोमलता नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से हम पाल शैली के मेन पॉइंटों को कवर करेंगे। अब हम बात करेंगे जैन शैली की, जो मध्यकाल में आई थी। जैन शैली के जो चित्र हैं वो श्वेतांबर जैन संप्रदाय के धार्मिक ग्रंथों से में मिलते हैं, जो पाटन, अहमदाबाद, जैसलमेर, बीकानेर आदि नगरों के जैन भंडारों में सुरक्षित है। श्वेतांबर जैन धर्म की जो अनेक सचित पोथियाँ हमें मिलती हैं वो 1100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य में लिखी गई थी। और दिगंबर जैन जो थे उनका जो धर्म ग्रंथों में ताड़पत्रीय ग्रंथ थे उनको षटखाडम ताड़पत्रीय ग्रंथ कहा जाता था, जिसमें चित्र बने हैं। यह है इनमें श्रवकों, मुनियों, चकेश्वरी देवी का अंकन महत्वपूर्ण है। दिगंबर ग्रंथों में 1427 के ईस्वी का देववाड़ा के नेमिनाथ जैन मंदिर में लिखा गया ज्ञान वर्ण दूसरा ग्रंथ है। इस शैली के नाम से जो संबंध में हमें विवाद मिलते हैं, इस शैली पर भी विवाद होता है। इस शैली को जैन शैली, गुजरात शैली, पश्चिमी भारत शैली और अभ्रंश शैली के नाम से पुकारा गया है। सन 1942 में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने इस शैली का नाम लामा तारानाथ के द्वारा दिए गए नाम पश्चिमी भारत शैली का समर्थन करते हुए
इस शैली का नाम पश्चिमी भारतीय शैली माना। वहीं सुए चमनलाल मेहता ने 1924 में गुजरात शैली के नाम से इस शैली का विवेचन किया और इसमें रूपम नामक पत्रिका में प्रकाशित किया। 11वीं और 15वीं सदी के मध्य में पश्चिमी भारत में जिन सचित ग्रंथों को तैयार किया गया उनका विषय था जैन धर्म। इसीलिए इन ग्रंथों के चित्रों की जो शैली थी उनका एक तीसरा नाम लिखा आया, जिसका नाम रखा गया जैन शैली, और इसको प्रस्तुत भी किया गया। इस नाम से सहमत होकर पर्सी ब्राउन ने और अन्य विद्वानों ने इसी नाम से इसे संबोधित किया। तो याद रखें कि जैन शैली पर भी बहुत विवादपूर्ण रहा है और शायद आपसे पूछा भी जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो इसके चित्र थे वो किस प्रकार से थे। इसमें ताड़पत्रों पे बनी पोथियाँ थी, कपड़ों पर बनी पटचित्र थे, कागज़ पर बने पोथी चित्र और फुटकर चित्र थे। ताड़पत्रों पे जो बनी थी पोथी चित्र उसमें हम देखते हैं, तो हम जो देखते हैं तीन तरह से चित्र हैं। ताड़पत्रों पर जो बने थे, ताड़पत्रों पर सबसे पुरानी ज्ञात प्रति जैसलमेर ज्ञान ग्रंथ भंडार में सुरक्षित है। निशिन पुणी पाटन के सवगिम पाणा भंडार में सुरक्षित है। महावीर चरित्र, अंगसूत्र, नेमिनाथ चरित्र, कल्प सूत्र व कालचार्य कथा। कागज़ पर जो बनी है उसमें है न्यायवधिका, तात्पर्टिका, ज्ञानवर्ण, कल्पसूत्र, वसंत विलास आदि। कपड़ों पर हम देखते हैं कुछ इसमें अभ्रंश शैली के चित्रों में अधिकांश चमकदार ऊष्ट रंगों का प्रयोग किया गया है और पृष्ठभूमि में बहुत ही लाल रंगों को सपाट किया गया है। उनका प्रयोग इसी तरह से उनका प्रयोग भी किया गया है और फक्ताई पीले, श्वेत, नीले रंगों का समावेश इसमें हमें दिखाई देता है और अभ्रंश शैली में नीले व स्वर्ण रंगों का प्रयोग अत्यधिक किया गया है। तो कुछ इस प्रकार से हम मध्यकाल को कवर करते हैं। मैंने ये वीडियो सिर्फ आपको एक साथ पूरा संपूर्ण वीडियो ताकि आपको आइडिया हो जाए। बाकी मैं एक इंडिविजुअली एक टॉपिक पर बादामी गुफा, सीतनवासल गुफा पर आपके लिए वीडियो लाऊंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।